हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी स्टोरी समझेंगे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में। फ्रांस का जो सोसाइटी था वो 3 भागों में डिवाइडेड था 18th सेंचुरी में। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लेर्जी थे जो धर्म से जुड़े हुए थे, रिलीजियस स्कॉलर थे। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी थे, ये राजा के खास आदमी थे। थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल थे और इनका कंडीशन बहुत ही ख़राब था क्योंकि इन पर कई तरह के टैक्स लगा दिए गए थे, जैसे टीदे और टैले के फॉर्म में। जो क्लेर्जी थे और जो नोबिलिटी थे उनका सोसाइटी में काफ़ी डोमिनेंस था। क्लेर्जी ने ये लोगों के मन में बात बैठा दी थी कि किंग जो है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है और जो ऑर्डर किंग का हो उसे फॉलो करना है। बदले में किंग ने भी जो क्लेर्जी है उनका पोजीशन काफ़ी ऊपर रखा था। क्लेर्जी और नोबिलिटी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। लोगों का इकोनॉमिकल कंडीशन डे बाय डे काफ़ी ख़राब हो रहा था। पॉपुलेशन बढ़ रहा था लेकिन लोगों के पास खाने के लिए सफिशिएंट फूड नहीं थे और इस कंडीशन को ही फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। जो किंग था उसका नाम था लुई 16। उसका मैरिज ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट के साथ हुआ था। फ्रांस का भी इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ अच्छा नहीं था। एक तो जो लुई 16 है उसका लाइफ स्टाइल काफ़ी लग्जरियस था, काफ़ी एक्सपेंसिव था। वो महल पे और अपने लाइफ स्टाइल पे काफ़ी पैसा खर्च करता था। और दूसरा कारण ये भी था कि फ्रांस बहुत सारे वॉर में इन्वॉल्व था। जैसे वो ब्रिटेन के साथ वॉर में इन्वॉल्व था क्योंकि वो अमेरिका को आज़ाद कराना चाहता था। राजा बार बार टैक्स बढ़ाता था और अपने इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, पर लोगों का सिचुएशन काफ़ी क्रंच हो रहा था। ऐसे में फ्रेंच फिलोसफर्स के रूप में मॉन्टेस, रोशो और लॉके हैं, उन्होंने समझाया कि जो किंग है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है। उन्होंने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि किंग जहाँ लोगों को जीवन देता है और ज़रूरत पड़े तो ऐसे डिज़ास्टर भी लाता है जहाँ पर लोग मारे भी जाते हैं, तो गॉड के पास दोनों है। जहाँ पर वो सज़ा देता है, सज़ा के साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो रिवॉर्ड भी देता है। राजा राजा तो केवल मारना जानता है, क्या कोई पर्सन ऐसे कंडीशन में है, मृत है, या अगर किसी पर्सन का डेथ हो गया है, क्या उसे नया जीवन दे सकता है? तो फिर ये गॉड कैसा है? लोगों को बात ये समझ में आ चुकी थी, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो चुका था और लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब वो फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसके लिए वो एक टेनिस कोर्ट में जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तब तक यहाँ पर नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देंगे। अब ये सोच रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना चाहते थे? ऐसा इसलिए कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते तो राजा का पावर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता। क्योंकि देखिए, मोनार्की सिस्टम दो तरह की होती है, एक एब्सोल्यूट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, राजा जो भी कहेगा वही नियम है। फ्रांस में यही चीज़ चली आ रही थी। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो राजा के पास कुछ पावर नहीं रहेगा। वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रहेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो लोग इसीलिए चाह रहे थे कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो होता है अब वो आ जाए फ्रांस में। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि एक दिन जब वेमेन सेक्शन फूड के लिए लाइन में लगी हुई थी, अचानक से कह दिया गया कि फूड ख़त्म हो गया। और ये सोचिए तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट ही आप समझ सकते हैं, क्योंकि वेमेन सेक्शन काफ़ी नाराज़ हो गई और उन्होंने दुकान पर तोड़ फोड़ किया। और लोगों के बात में ये पता भी चला कि शायद किंग ने ब्रिगेंड को हायर किया है। ब्रिगेंड लुटेरे को कहा जाता है, जो फसल को बर्बाद करवा रहा है। अब आप सोचिए, लोगों के पास खाना पीना है नहीं और राजा पे ये भी आरोप लग गया कि राजा ही किसानों के फसल को बर्बाद करवा रहा है। तो ऐसे में उनके मन में क्या आएगा? उन्होंने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है राजा को
पीपुल का पावर दिखाने के लिए। राजा लोगों को डराने के लिए एक खास जेल भी था, प्रिजन, और ये बेस्टाइल में था, बेस्टाइल प्रिजन। लोगों ने यहाँ गुस्सा इतना लोगों का बढ़ चुका था कि उन्होंने बेस्टाइल के प्रिजन पर हमला कर दिया और उसकी एक एक ईंट को तोड़ दिया, और इस ईंट को लोगों ने अपने पास रखा सुवनियर के तौर पर। कभी आपने ऐसा देखा भी होगा कि कभी कोई बड़ा क्रिकेट मैच कोई जीतता है, जैसे इंडिया जीता था श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप में, तो ऐसे में क्रिकेटर क्या करते हैं, कोई विकेट या बॉल या कोई और चीज़ को लेते हैं और काफ़ी तेज़ी से लेकर भागते हैं। वो इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, यादगार रहता है, मेमोरेबल रहता है कि इस चीज़ की अहमियत क्या थी, और यादगार दिलाता है कि कैसे टीम जीता था। तो यहाँ पर भी लोगों ने बेस्टाइल प्रिजन की ईंट को अपने पास रखा, ये याद दिलाने के लिए कि किस तरह से लोगों ने राजा के इस पावर सिंबल को तोड़ा है। राजा फाइनली ये अग्री कर लिया कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बने। कॉन्स्टिट्यूशन बन भी गया और फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था। फ्रांस जो था वो एक एब्सोल्यूट मोनार्की से हटकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गया। पर राजा अभी अपने मन से ये नहीं किया था, क्योंकि उसकी मजबूरी थी ये। उसने सोचा कि ऑस्ट्रिया से हेल्प लेकर और थर्ड स्टेट को सबक सिखाया जाए, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों को ये बात अच्छी तरह पता थी। जब तक ऑस्ट्रिया उस पर अटैक करने का प्लानिंग करते, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर, ये सिचुएशन अराइज हो पाता, फ्रांस ने ही ऑस्ट्रिया पर वॉर का डिक्लेयर कर दिया, और इससे ऑस्ट्रिया जो होता है वो बिल्कुल जो होता है वो पजल्ड रह गया, और उसने साफ कर दिया कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है फ्रांस पे अटैक करने का। और इस तरह से राजा अब घिर चुका था। राजा पर ट्रीजन चार्ज लगाया गया। ट्रीजन मतलब देशद्रोह, और उस समय फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था और देशद्रोह की सज़ा थी फांसी की सज़ा। तो सिंपल है, राजा को और साथ साथ रानी को भी, जो कि एंड प्रिंसेस मैरी एंटोनियोट जो थी, उन्हें भी फांसी की सज़ा दे दी गई। और इस तरह से किंग का जो एक तरह से टेरर चल रहा था वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब यहाँ पर फ्रांस का जो शासन है एक ख़ास ग्रुप के नाम में जाता है, वो है जैकोबिन ग्रुप। और जैकोबिन ग्रुप के जो हेड हैं वो हैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। 1793 से लेकर 1794 का जो टाइम पीरियड है वो फ्रांस के हिस्ट्री में रेन ऑफ टेरर के नाम से कहा जाता है, यानी आतंक का शासन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी रॉबेस्पियर की बातों से सहमत नहीं थे उन्हें गिलिटन कर दिया जाता था। गिलिटन का मतलब होता है उसका एक डिवाइस था, गला काट दिया जाता था। लेकिन इनके इस फैसले से इनके ही ग्रुप के लोग भी जब परेशान हो गए तो खुद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें भी गिलिटन कर दिया गया। बाद में फ्रांस में डायरेक्टरी रूल आया। 5 डायरेक्टर्स थे, वो आपस में ही फाइट करते रहते थे। इससे फ्रांस में इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गया, और इसका एडवांटेज मिलिट्री रूलर नेपोलियन ने लिया। नेपोलियन आता है और फ्रांस का कंट्रोल अपने पास कर लेता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इन सारे एस्पेक्ट को हम आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो डेट है वो याद रखिए, 14 जुलाई 1789 की शुरुआत पेरिस से ही हुई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक शॉर्ट समरी समझ में आ गई होगी। तो अगले वीडियो का वेट करिए, अगले वीडियो में आपको और अच्छे से समझाएंगे।